नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। आज से हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री सीरीज और वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है बिल्कुल ही हम लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों को रखने का प्रयास करेंगे। ये सीरीज कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी। आप लोग इसे डेली का डेली फॉलो ज़रूर करें। एग्जाम में आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगी ही मिलेगी। पहला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता ने निम्नलिखित में से किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली महान कृति के रूप में की? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता, राजा रवि वर्मा कृत अर्जुन और सुभद्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर कृत लंका में कैद सीता, इसी को बोला जाता है सीता इन कैप्टिविटी इन लंका, और चौथा ऑप्शन है नंदलाल बोस कृत सती। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे सिस्टर निवेदिता के बारे में। हर एक ऑप्शन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सिस्टर निवेदिता की बात करें तो यह एक इंग्लिश आयरिश सोशल वेलफेयर कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, टीचर एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वामी विवेकानंद की यह शिष्या भी थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थी। इनके द्वारा कई पत्रिकाओं और निबंधों में योगदान देने के लिए इनका नाम जाना जाता है। खासकर भारतीय कला के प्रचार प्रसार पे इन्होंने बेहतरीन तरीके से कार्य किया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि काली द मदर, काली द मदर, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, द वेब ऑफ इंडियन लाइफ। इसके अलावा हो जाएगा क्रैडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, क्रैडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म। कुछ और भी इम्पोर्टेंट बुक्स है, जैसे कि नोट्स ऑफ सम वॉन्डरिंग विद द स्वामी विवेकानंद। ऐसे बहुत सारे जो बुक्स हैं सिस्टर निवेदिता के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। अब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता। इसी अवनींद्रनाथ टैगोर कृत भारत माता को सिस्टर निवेदिता ने, यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारतीय कला की महान कृति के रूप में बताया हुआ था। अगर हम लोग बात करें अवनींद्रनाथ टैगोर की तो काफ़ी ये भी एक प्रतिभाशाली चित्रकार थे। 1930 की अरेबियन नाइट श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। तो कुछ इनके भी इम्पोर्टेंट कलाकृति है, ध्यान रखेंगे। अरेबियन नाइट श्रृंखला, अरेबियन नाइट श्रृंखला। इसके अलावा इन्होंने भारत माता को एक युवती के रूप में चित्रित किया। भारत माता को एक युवती के रूप में चित्रित किया, जिनमें देखा जाए तो हिंदी देवताओं के रूप में 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया हुआ था और भारत के राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक वस्तुओं को धारण करना उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, यही है भारत माता। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इनके द्वारा किया गया था 1907 में। 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर और इसके अलावा गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। 1908 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में प्रकाशित एक मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के लिए सीता इन कैप्टिविटी इन लंका का भी चित्रित किया हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी हुआ है, इसको किया गया था यहाँ पे 1908 में। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राज रवि वर्मा कृत अर्जुन और सुभद्रा। ये भी काफ़ी जाने माने चित्रकार माने जाते हैं। तैलीय चित्रकला की शुरुआत सबसे पहले इसी राज रवि वर्मा के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी। उन्हें विशेष रूप से दुष्यंत और शकुंतला की कहानी और महाभारत के नल और दमयंती की कहानी के उपाख्यान को चित्रित करने के लिए यहाँ पे जाना जाता है। इसके अलावा 1890 के आसपास अकादमिक शैली में अर्जुन और सुभद्रा को भी इनके द्वारा चित्रित किया गया था। लास्ट में है यहाँ पे
नंदलाल बोस कृत सती है यहाँ पे 1943 में। 1943 में नंदलाल बोस ने सती को चित्रित किया हुआ था। इसके अलावा नंदलाल बोस ने यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, अवनींद्रनाथ के कार्यों का अध्ययन किया हुआ था। साथ ही यूरोपीय कला और जापानी चित्रकला के तकनीकों का भी अध्ययन किया हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है यूरोपीय कला और साथ में हो जाएगा यहाँ पे जापानी कला, इन सब का इनके द्वारा यहाँ पे अध्ययन किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, राजसी तंगड़ी युद्ध को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी फेमस प्रश्न है, बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। ऑप्शन ए है तालीकोट का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इसके अलावा है यहाँ पे धर्मत का युद्ध। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध, इसी को राजसी तंगड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर इस युद्ध की हम लोग टाइम लाइन की बात करें तो ये हुआ था 26 जनवरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख पा रहे हैं, 26 जनवरी 1565 को। किसके किसके बीच लड़ा गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा दक्कन सल्तनत, दक्कन सल्तनत, और दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर अगर हम लोग साम्राज्य की बात करें तो उस समय जो शासक हुआ करता था सदाशिव राय। सदाशिव राय नाम मात्र का ही शासक कह सकते हैं, क्योंकि इसका असली कह सकते हैं कि वास्तविक जो शक्ति जो होता है शासक की, वो इसके मंत्री राम राय के पास थी, राम राय। तो यही दक्कन के जो पांच जो सुल्तान थे, राम राय के द्वारा इसमें फूट डालने का यहाँ पे प्रयास किया गया था, और यही बात दक्कन के सुल्तानों को यहाँ पे पता लग गया था। पांच जैसे कि इन सारे क्षेत्रों में आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बरार है, ऐसे पांच आपको दक्कन के सल्तनत का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो माना जाता है कि उसने दक्कन की सल्तनतों के बीच कलह बोकर उनके प्रभाव को कमज़ोर करने का प्रयास किया था। हालांकि जब दक्कन की सल्तनत को उसकी योजना के बारे में पता चला तो उन लोगों ने विजयनगर राज्य के खिलाफ पूरा एक गठबंधन किया, और राजधानी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने राज्य पर आक्रमण किया, सब कुछ लूट लिया और पूरी तरीके से उसको यहाँ पे नष्ट भी करने का प्रयास किया गया। उसके बाद देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के बाद से, उसके पतन के बाद से बहुत ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, नाम मात्र का ही यहाँ पे शासक वहाँ पे बच जाता है। उसके बाद है यहाँ पे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा गांव में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था बार बार पूछा जाता है। जैसे कि देखा जाए मुगल सेना, बाबर वर्सेस यहाँ पे हो जाएगा राणा संगा। राणा संगा, राणा संगा के साथ देखेंगे तो पूरा राजपूत गठबंधन के रूप में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध की देखिए जब भी जिक्र आता है 3 युद्ध आपको ध्यान रखना है, बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है इसमें। जैसे पानीपत की अगर हम लोग फर्स्ट लड़ाई की बात करें 21 अप्रैल, डेट भी पूछा जाता है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोदी वंश की सेनाओं के बीच यह हुआ था। यह उत्तर भारत में हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहीं से माना जाता है, और इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंत भी यहीं से माना जाता है। तो बाबर और लोदी वंश। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल यहाँ पे हो जाएगा 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। इस लड़ाई में देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू राजा जैसे कि हेमू चंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और अकबर की सेना के बीच, तो हेमू और यहाँ पे हो जाएगा अकबर की सेना। उस समय बैरम खां ही इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इसके अलावा हो जाएगा पानीपत का तीसरा लड़ाई। पानीपत का तीसरा लड़ाई ये हुआ था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 14 जनवरी 1761।
14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य, जहाँ से नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राय, और अफगानिस्तान के जो जो शासक था यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। एक चीज़ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए अहमद शाह अब्दाली को दो भारतीय मुस्लिम सहयोगी उस समय सपोर्ट कर रहे थे, जैसे कि दोआब के रोहिल्ला अफगान हो जाएगा, और इसके अलावा अवध का जो नवाब था उस समय सुजाउद्दौला। तो उस समय ये लोग क्या कर रहा था, तो अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट कर रहा था। डी ऑप्शन बच जा रहा है यहाँ पे धर्मत का युद्ध। देखा जाए धर्मत का युद्ध, तो यहाँ पे उत्तराधिकार को लेके ही ये युद्ध लड़ा जा रहा था। खासकर मुगल शहंशाह शाहजहाँ अपने 4 पुत्र, जो कि नंबर 1 था दारा शिकोह सबसे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, औरंगजेब था, शुजा था, मुराद था, उसमें से वो दारा सिंह को, दारा सिंह नहीं होगा, दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपना चाहता था। और लगभग 1658 में जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाएगा, तो फिर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो जसवंत सिंह राठौर, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है जसवंत सिंह राठौर, जो राजकुमार दारा शिकोह के साथ गठबंधन किया हुआ था, उसी जसवंत सिंह राठौर और औरंगजेब के बीच ये धर्मत का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। 16 अप्रैल 1658 को, 16 अप्रैल 1658 को ही ये धर्मत का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख के जरूर चलेंगे, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी है, शारदा है, खरोष्टी है, ग्रीक, अरमाइक। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है। पूछ रहा है कि अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है? तो अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो पाया गया है ग्रीक अरमाइक लिपि में, जैसे कि खासकर अगर हम लोग बात करें कंधार की, कंधार, इसी को यहाँ पे सरेकुना भी बोला जाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अशोक के द्वारा उत्कीर्णित द्विभाषिक, जिसमें कि ग्रीक को भी शामिल किया गया है और इसके अलावा अरमाइक को भी शामिल किया गया है। क्योंकि यही सारी लिपियाँ उस समय देखा जाए भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में चलती थी, तो इसी का शिलालेख यहाँ पे बनवाया गया है। काबुल संग्रहालय में वर्तमान में संरक्षित भी है। इसके अलावा देखेंगे तो अशोक के अधिकतर जो अभिलेख अगर पूछेगा तो आपको बताना है ब्राह्मी लिपि में, बड़े मात्रा में इसी ब्राह्मी लिपि में ही यहाँ पे अभिलेख को लिखवाया गया है। इसके अलावा एक और लिपि है यहाँ पे खरोष्टी लिपि, खासकर भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में यह लिपि आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को, जो कि फेमस कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट भी इसे कह सकते हैं, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यहाँ पे पढ़ा गया था। एक और यहाँ पे लिपि है शारदा लिपि, पूछा जा सकता है, कश्मीर में इसका प्रयोग किया जा रहा था। ब्राह्मण परिवार की एक लेखन प्रणाली थी जिसको बोला जाता था अबुगीडा लेखन प्रणाली। अबुगीडा लेखन प्रणाली एक वर्णमाला लेखन प्रणाली है जिसके मूल संकेत एक अंतर्निहित स्वर के साथ व्यंजन को दर्शाते हैं। लगभग 8वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए लिपि कश्मीर में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसी को बोला जाता था शारदा लिपि। तो 3 लिपि का संबंध है, ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक अरमाइक हो जाएगा यहाँ पे अशोक से, और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा शारदा लिपि का संबंध हो जाएगा यहाँ पे कश्मीर से। भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के दौरान ढाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन पूछ रहा है कि सही नहीं है? नंबर 1 दिया है यहाँ पे हिंद यवन, इसी को इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। इन लोगों ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की। पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कौन सा सही नहीं है।
तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हिंदी यूनानी सिक्कों की विशेषताओं की तो सोना, चांदी, तांबा, निकेल कई प्रकार के धातुओं से बने हुए होते थे। सिक्कों पर देखेंगे तो ग्रीक जो किंवदंतियाँ जो होता है, जैसे कि यहाँ पे दंत कथा भी जिसे बोला जाता है, उसको उकेरा गया था। इंडो ग्रीक सिक्कों के अग्रभाग में शाही चित्र हुआ करते थे, जबकि पीछे हिस्से में उसके पिछला जो हिस्सा था उसमें ग्रीक देवताओं, जैसे कि बहुत फेमस अपोलो का नाम सुना होगा ना, ज्यूस का नाम सुना होगा, तो उन सब का यहाँ पे चित्रित किया जाता था। ये सिक्के भारतीय वजन मानदंडों का उपयोग करके बनाए गए थे। वे ग्रीक और खरोष्टी दोनों में अंकित थे। तो पहला सही है। कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्कों की ढलाई की। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि कुषाणों ने महत्वपूर्ण, खासकर देखा जाए, सोने और तांबे के सिक्कों का बड़ी मात्रा में प्रचलन में लाया। इसमें एक शासक का नाम आएगा विम कटफिसेस। विम कटफिसेस, इसके द्वारा देखेंगे तो सोने का सिक्का बड़े मात्रा में चलाया गया, खासकर अलग अलग वजन का, जैसे कि 15.75 ग्राम, 7.8 ग्राम, 1.9 ग्राम, ऐसे भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस वजन का यहाँ पे सोने का सिक्का चलाया गया था। विम कटफिसेस वो भी एक कह सकते हैं कि शिव भक्त के रूप में बाद में, ठीक है, अपना कन्वर्जन करा लिया था, जैसा कि उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों से पता चलता है। उसके बाद सी ऑप्शन है, सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे और पोटीन के सिक्के यहाँ पे जारी किए। पोटीन के सिक्के यहाँ पे जारी किए, ये भी बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि सातवाहन के सिक्के देखेंगे तो चांदे, तांबी, ठीक है, चांदी, शीशा और पोटीन से निर्मित होते हैं और विभिन्न आकृति जैसे कि गोल, चौकोर और यहाँ पे आयताकार के रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे। सातवाहनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद चांदी के सिक्के व्यापक रूप से देखे जाते हैं, उनमें से अधिकांश में राजाओं के भी चित्र हैं। डी ऑप्शन है यहाँ पे, नेगामा सिक्कों का अविद्यमान होना व्यापार गिल्डों की घटती शक्ति और घटते प्रभाव को दर्शाता है। अब यही जो डी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट नहीं है, कथन सही नहीं है, क्योंकि नेगामा सिक्कों की अनुपस्थिति व्यापार गिल्ड की घटती शक्ति और घटते प्रभाव को ये नहीं दर्शाता है। नेगामे सिक्के की हम लोग बात करें तो यह तक्षशिला कह सकते हैं, तक्षशिला का गिल्ड मुद्रा का एक नया प्रकार है। नेगामा शब्द का अर्थ यहाँ पे गिल्ड है, गिल्ड है, और यह सिक्का तक्षशिला व्यापारियों द्वारा गंधार क्षेत्र में स्थानीय व्यापार के लिए बनाया गया था। तो तक्षशिला जैसे इधर था, थोड़ा सा और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे गंधार का क्षेत्र देखने के लिए मिल जाएगा, और इसमें उत्कृष्ट बैल और भाषाई किंवदंतियों के साथ एक शानदार नमूना यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है नदियों का वैदिक नाम और वर्तमान में इसका आधुनिक नाम। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे द्वसद्वती। द्वसद्वती, इसको यहाँ पे वर्तमान में देखा जाए तो चौटांग के नाम से जाना जाता है। चौटांग नदी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी है, यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और सरस्वती नदी की एक सहायक भी नदी है। सरस्वती नदी की एक सहायक नदी भी है, जो भारतीय राज्य हरियाणा में घंघर नदी की भी एक सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अस्किनी। अस्किनी का वर्तमान नाम है यहाँ पे चिनाब हो जाएगा। चिनाब का वैदिक नाम ही अस्किनी है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिला में 2 धाराओं चंद्र और भागा के संगम से बनता है। इसके अलावा है यहाँ पे बितस्ता, इसी को यहाँ पे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप से होकर बहती है। यह वेरीनाग झरने से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरीनाग झरने से निकलती है और चिनाब नदी में जाके गिरती है। अब लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे परुष्णी, इसी को रावी नदी वर्तमान में, ठीक है, जाना जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार रावी नदी को प्राचीन काल में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है।
रावी नदी देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मुल्तान तहसील में हिमालय से यह निकलती है। अब जब भी नदियों की चर्चा आती है, देखिए सिंधु जल संधि को आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है। सिंधु जल संधि को ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे ये किया गया था 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में किया गया था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू JLN, और दूसरी तरफ थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान। इसमें मोस्ट जो नदियों का बंटवारा किया गया था, खासकर उसके पानी को लेके, जिसमें 3 जो पूर्वी नदियाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं ब्यास, ध्यान से देखते चलिए आप लोग, ब्यास, रावी और यहाँ पे हो जाएगा सतलुज। इन 3 नदियों में बोला गया कि भारत का पूरी तरीके से पानी को लेके यहाँ पे कंट्रोल रहेगा यहाँ पे। और बाकी जो 3 जो नदियाँ थी, जैसे कि सिंधु, चेनाब और झेलम, इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे खासकर इसके पानी को लेके पाकिस्तान इसको रेगुलेट करेगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलक्का पीएम के बारे में सही नहीं है? बहुत फेमस प्रश्न है तोलक्का पीएम। यह व्याकरण की एक पुस्तक है। यह 1ली से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रची गई थी। यह संगम साहित्य का एक अंग थी। इसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट उत्तर मैं बताऊं तो पूछ रहा है कौन सी सही नहीं है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। इसकी रचना पाणिनि ने नहीं की थी। माना जाता है कि विश्वामित्र के एक शिष्य हैं, उन्हीं के द्वारा इसकी यहाँ पे रचना की गई थी। तो इसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तोलक्का पीएम सबसे प्राचीन विद्यमान तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो व्याकरण की एक पुस्तक, इसीलिए बिल्कुल सही है। अब देखिए इसके टाइमलाइन को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी तिथि निर्धारण काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है और इस पर बहुत चर्चा भी हुई है। और इस चर्चा का जो निष्कर्ष है, माना जाता है कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इसकी रचना की गई होगी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 500 में BC कर देता हूँ और इसके अलावा 800 AD कर देता हूँ। तो इसी के बीच ये माना जाता है कि इस तोलक्का पीएम जो भी व्याकरण की जो पुस्तक है, इसकी रचना की गई होगी। तोलक्का पीएम की जीवंत पांडुलिपियों में 3 पुस्तकें हैं। इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 जो पुस्तकें हैं पूछा जा सकता है, चूँकि तोलक्का पीएम बार बार पूछा है, तो इसकी जो 3 जीवंत पांडुलिपि पुस्तकें हैं, जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे एलुत्तिकारम कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है अक्षर और ध्वनि। उसी तरीके से यहाँ पे सोलातिकारम जिसका अर्थ होता है ध्वनि, शब्द। और एक और है यहाँ पे पोरुलतिकारम जिसका अर्थ है विषय वस्तु, यानी छंद, बयानबाजी, कविता, ये सब। तो अगली बार क्या पता कि ये सब प्रश्न पूछा जा सके। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत में रियासतों के बारे में सही नहीं है? एग्जाम में देखिए बहुत हड़बड़ी होता है, सही है सही नहीं है, तो आपको बिल्कुल ही कॉन्शियस रहना होगा एग्जाम में। प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या स्वाधीन बने रहने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है, चूँकि आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेज़ों ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होना या रियासत के लोगों को स्वतंत्र रहने का यहाँ पे अधिकार दिया गया था। इस लिहाजे से देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है। भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वाधीन बने रहने का निर्णय रियासतों की जनता पर नहीं बल्कि रियासतों के शासकों पर छोड़ा गया था। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, चूँकि रियासतें देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में कई बड़े और छोटे छोटे राज्य के रूप में मौजूद थे, जिन पर राजकुमारों का अपना आंतरिक मामलों पर किसी न किसी रूप में यहाँ पे कंट्रोल होता ही होता था, जब तक वे ब्रिटिश वर्चस्व को स्वीकार करते थे। माना जाता है कुछ समय देखा जाए लगभग 565 के आसपास यहाँ पे
रियासत थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के 1/3 भूमि क्षेत्र को अधिग्रहित यहाँ पे किया हुआ था और 4 में से 1 भारतीय रियासत उनके अधीन रहती थी। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बीकानेर हो गया, बड़ौदा, राजस्थान और भी कुछ अन्य जो राज्य है संघ में शामिल होने वालों में से अधिकतर देखेंगे तो हिंदू ही ये सारे क्षेत्र थे, हिंदू बहुल क्षेत्र थे। तो सबसे पहले लोग यहाँ पे शामिल हुआ था। और भी कई राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होने पर भी अड़े हुए थे। सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने स्वाधीन बने रहने का निर्णय लिया हुआ था। ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, चूँकि त्रावणकोर पहली रियासतों में से एक थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया हुआ था और कांग्रेस के लीडरशिप पे, नेतृत्व पे भी यहाँ पे प्रश्न उठाया हुआ था। और उस समय देखेंगे तो त्रावणकोर का जो दीवान होता था सीपी रामास्वामी अय्यर बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा सीपी रामास्वामी अय्यर ने त्रावणकोर के एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाने का अपना इरादा पेश किया हुआ था। लेकिन माना जाता है कि अपनी हत्या को लेके कुछ समाजवादियों के द्वारा, सोशलिस्टों के द्वारा प्रयास किया गया था, तो उससे बचने के लिए बाद में इन्होंने अपना विचार बदल दिया। त्रावणकोर राज्य अंततः जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल हुआ। तो ये गलत है यहाँ पे, चूँकि रामास्वामी अय्यर ने अपना विचार बदल लिया तो जनमत संग्रह वहाँ पे नहीं हुआ, डायरेक्ट ही वो कह सकते हैं कि भारत में मिल गया, संघ में मिल गया। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित्र, कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, हर्षवर्धन के द्वारा 3 जो पुस्तक है लिखी गई है। हालांकि इतिहासकारों के द्वारा थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, माना जाता है कि हर्षवर्धन ने, चूँकि वो एक शासक था और इतने बड़े बड़े बुक को खुद कैसे लिख सकता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हर्षवर्धन ने किसी से लिखवा लिया होगा। हालांकि 3 जो बुक है हर्षवर्धन के नाम पे हैं। तो इसमें एक देखेंगे यहाँ पे रत्नावली, ध्यान रखिएगा रत्नावली, इसके अलावा प्रियदर्शिका और नगानंद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच हर्षवर्धन, 3 पुस्तक। नंबर 1 तो यहाँ पे दिया हुआ है रत्नावली, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रियदर्शिका, और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा नागानंद। तीनों को नाम आप लोग को ध्यान रखना है, खासकर देखा जाए हर्ष कला का एक महान संरक्षक के रूप में मौजूद था, स्वयं एक बहुत बड़े लेखक के रूप में मौजूद था। तो ये सारे ही बुकों को यहाँ पे लिखने का जो श्रेय हर्षवर्धन को ही यहाँ पे दिया जाता है। द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? बहुत फेमस प्रश्न है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। एलिफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति, गलत है। कृष्णा का कालिया मर्दन, ये भी गलत है। गंधार में बोधिसत्व मैत्रेय, ये भी गलत है। चोल के कांस्य नटराज। यहाँ पे देख पा रहे द किंग ऑफ डांस, डांसिंग की मुद्रा में जो मूर्ति मौजूद है, तो यहाँ यही हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चोलों के कांस्य जो मूर्ति है, नटराज मूर्ति। नटराज शिव मूर्ति देखा जाए 11वीं शताब्दी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं शताब्दी में 11th सेंचुरी के आसपास चोल वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। देखा जाए चोल वंश तो वर्तमान में तमिलनाडु का एक बड़े भाग में वे लोग अपना शासन व्यवस्था को चला रहे थे। दक्षिण भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक चोल राजवंश के ने अन्वेषण, व्यापार, कलात्मक विकास के स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। जैसे कि उत्तर भारत में देखा जाए तो गुप्तों को बोला जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे दक्षिण भारत में चोल को यहाँ पे दिया जाता है। मतलब ट्रेडिंग हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गया, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसी में एक जो नवाचार देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कांस्य से बनी हुई मूर्ति, खासकर जो द किंग ऑफ डांस की मूर्ति है यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो शिव की यह छवि दृश्य चित्रण के बहुत ही मनोहर रूप को यहाँ पे प्रस्तुत करता है। इसमें शिल्प शास्त्र के बारे में जानकारी भी हमें देखती है, खासकर उस समय के
मूर्तिकला विज्ञान या नियम के बारे में भी में जानकारी मिलती है, जिसमें देवी आकृति के अंगों और अनुपालन के लिए या फिर उसके रेशियो कह सकते हैं, कितना शानदार तरीके से माप और आकार का एक सटीक एक रूप देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो भारत मंडपम में देखेंगे तो द किंग ऑफ डांस, यही नटराज की शिव मूर्ति को लगाया गया है। तो बार बार ये चर्चा में रहता ही रहता है, पूछा जा सकता है इसको। भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। पहले ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा था। अब यहाँ पे विफल नहीं रहा था, सफल रहा था, तो ये पहला गलत हो जाएगा। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य के परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया था। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दो वायसराय है, एक है यहाँ पे लिटन और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा रिपन। तो लिटन की पॉलिसी काफ़ी ही भारत के लिए खराब मानी जाती है, लेकिन रिपन ने जस्ट उसके उल्टा यहाँ पे कार्य करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को जान लेते हैं, इससे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो उस समय देखा जाए सबसे पहले लिटन के बारे में 1876 से लेके 80 के दौरान ये भारत का वायसराय था और इसी के समय भारतीय प्रेस एक्ट 1878 यहाँ पे लाया गया था। और इस अधिनियम का देखिए मुख्य जो उद्देश्य था, स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से अपने स्वयं के कानून या फिर जो भी सदस्य वकील था उनके खिलाफ। सिंपल भाषा में देखा जाए तो बिना उनकी अनुमति के कोई भी न्यूज डायरेक्ट, मतलब होता है ना, इंडिपेंडेंटली यहाँ पे पूरी तरीके से छापना नहीं था, फिल्टर होके जाके वो छपता था। फिर आगे चल के 1881 में रिपन आएगा, 1880 से लेके 84। यही यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य के परामर्श के विरुद्ध यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया था। तो जब यहाँ पे रिपन आएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनते चलिए, और जब रिपन आएगा तो इसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। ध्यान रखिएगा, इसको निरस्त कर देगा। तो इसीलिए दो यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीयों में इससे जो आक्रोश पैदा हुआ था खासकर इस एक्ट के खिलाफ, वह भारत के बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म देने वाले उत्प्रेरकों में से एक बन गया था। अधिनियम के सबसे मुखर आलोचकों में देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन, ऐसे नाम पूछा जाता है आजकल, इंडियन एसोसिएशन 1876 में जिसकी स्थापना की गई थी, ये सबसे मुखर आलोचकों में से एक था। और आगे चल के जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो माना जाता है कि सबसे उसमें विलय होने वालों में, ठीक है, ये भी एक था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट, इनमें से किसे संगीत की ध्रुपद शैली के परिवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, नाइक गोपाल, बरनावा के शेख बहाउद्दीन। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, तानसेन को दिया जाता है। तो तानसेन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तानसेन को तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत में एक प्रमुख व्यक्तित्व रहा है तानसेन का। लेकिन इनकी कहानी आपको जानना है। देखिए, शुरुआती तौर पे इन्होंने अपना अधिकांश जो जीवन था रीवा के जो हिंदू शासक था जिसका नाम था राजा रामचंद्र सिंह, लगभग 1555 से लेके 1592 तक इसी के दरबार में रहा था। और राजा रामचंद्र ने इनको संरक्षण दिया हुआ था, जहां तानसेन की संगीत क्षमता और अध्ययन ने व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त की। दूर दूर तक उनकी लोकप्रियता यहाँ पे फैलने लगी। और इसी प्रतिष्ठा को देखते हुए मुगल सम्राट अकबर ने
राजा रामचंद्र सिंह को दूत भेजकर तानसेन से मुगल दरबार में संगीतकारों में शामिल होने का यहाँ पे अनुरोध किया। और माना जाता है कि तब से तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक के रूप में शामिल हो गए। और तानसेन को बहुत इम्पोर्टेंट अकबर ने मियाँ की उपाधि दी हुई थी, जिसका अर्थ है विद्वान, एक सम्मानित व्यक्ति। तानसेन की उनकी महाकाव्य कह सकते हैं कि ध्रुपद रचनाओं के लिए याद किया जाता है, जैसे कि कई नए रागों का निर्माण किया गया। साथ ही संगीत पर उत्कृष्ट किताबें जैसे कि श्री गणेश स्रोत संगीत सार लिखने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कई लेखन कार्यों के लिए भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें रागमाला नामक एक ग्रंथ, लक्षण या रागों की विशेषताओं का वर्णन करने वाले कई दोहा, संगीत सार और श्री गणेश यहाँ पे स्रोत शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तानसेन के घराने को सेनिया घराने के नाम से भी जाना जाता है। आजकल यूपीएससी भी इस टाइप के प्रश्न काफ़ी पूछ रहा है। तो सेनिया घराने का संबंध किससे हो जाएगा यहाँ पे? तो तानसेन से हो जाएगा। इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान दी अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं? अमृता प्रीतम, उर्वशी बुटालिया, सादत हसन मंटो और इसके अलावा है मंजू कपूर। देखिए, भारत के जो 2 देशों का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो इसमें देखेंगे इतिहास में सबसे बड़े मानव कह सकते हैं कि आपदा में से, मानव आक्षेपों में से एक यहाँ पे माना जाता है। और उसी में देखेंगे तो उर्वशी बुटालिया के द्वारा एक बुक लिखा गया यहाँ पे, यही काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, इन द अदर साइड ऑफ साइलेंस। इसमें बताया गया है उस समय विभाजन के समय लोगों का, उनके व्यक्तिगत अनुभव, उनकी निजी दर्द को पूरी तरीके से इस बुक में एक युगांतकारी घटना के रूप में यहाँ पे बताया गया है। और इसमें लिखा भी गया है कि 1947 में 2 महीने के अंतराल में किस तरीके से 1,20,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, पूरी तरीके से उनका माइग्रेशन हो गया। 1,00,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। 75,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण और बलात्कार किया गया। कितने सारे बच्चे गायब हो गए। इसके अलावा घर, गांव, समुदाय, परिवार और रिश्तों को नष्ट कर दिया गया। फिर भी आधी सदी से अधिक समय के बाद भी इस घटना के मानवीय आयामों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो इसीलिए काफ़ी फेमस बुक है उर्वशी बुटालिया की। नेक्स्ट है यहाँ पे, बम्बई के लिए रेलवे संपर्क चालू हो जाने के उपरांत निम्नलिखित गंगा तटवर्ती शहरों में से किसका महत्व कम हो गया? तो चूँकि देखिए, शुरुआत तौर पे रेल जो चला है खासकर बम्बई के क्षेत्रों में ही यहाँ पे चला हुआ था। तो जब ये रेल चलने लगा, सिंपल सा प्रश्न ही पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा गंगा का तटवर्ती जो क्षेत्र था जिसका महत्व कम हो गया? बनारस है, कानपुर है, मिर्ज़ापुर है, इसके अलावा पटना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, मिर्ज़ापुर। 1853 के आसपास रेलवे की शुरुआत हो गई। और रेलवे की शुरुआत होने का मतलब है कि धीरे धीरे जो भी व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही हो गया, बहुत तेज़ी से यहाँ पे होने लगा। अब यही आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक जो गतिविधियाँ धीरे धीरे देखेंगे तो पारंपरिक जो भी पुराने शहर थे उससे यहाँ पे दूर होती चली गई। जैसे पटना हो गया, पटना के साथ साथ यहाँ पे मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, जहाँ पे पहले मुख्य क्षेत्र हुआ करते थे। अब देखेंगे तो हर रेलवे स्टेशन कच्चे माल के लिए एक संग्रह डिपो और आयातित माल के लिए एक वितरण बिंदु बन गया। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, उस समय देखेंगे तो दक्कन से जो भी यहाँ पे कपास ले जाया जाता था और कपास के सामान एकत्र करने में पूरी तरीके से ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता था। लेकिन जब बम्बई के लिए एक रेलवे लिंक बनाया गया तो उसमें भारी मात्रा में यहाँ पे गिरावट आने लगी। रेलवे नेटवर्क विस्तार के साथ जैसे कि रेलवे वर्कशॉप, रेलवे कॉलोनियों की स्थापना हुई। इसी क्रम में देखेंगे बरेली, जमालपुर, ऐसे कई सारे रेलवे शहरों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है, वर्ष और ऐतिहासिक घटनाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1878 का है यहाँ पे दूसरा अंग्ल अफगान युद्ध,
1885 का इल्बर्ट बिल विवाद, 1785 का है फॉक्स का इंडिया बिल, भारत विधेयक भी बोला जाता है, और 1898 में दिया है लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। अब यहाँ पे नंबर 1 देखेंगे कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो यहाँ पे संयोग बस पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1878 का कह रहा है कि दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का टाइम पीरियड था 1839 से लेकर 42। क्योंकि ये आपको दिखना है, ये पूरा भारत का मैप, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र था, और बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो उस समय बहुत बड़ा ये जो सोवियत रूस हुआ करता था। तो अंग्रेजों को बार बार डर लगा रहता था कि अगर रूस आ गया, खासकर भारत का जो पश्चिमी उत्तर पश्चिम का जो सीमा है यहाँ पे अफगानिस्तान से पूरी तरीके से लग रहा है, तो वहाँ से रूस आसानी से भारत में इंटर कर सकता है। तो रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक तरीके से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध यहाँ पे हुआ, जिसमें देखा जाए तो इसमें संधि भी किया गया था। 1842 में समाप्त हो गया, और अंग्रेजों के लिए माना जाता है कि एक अपमान था, और यह विफलता उन्हें कई वर्षों तक सताती रही। और ब्रिटेन में उस समय देखेंगे तो कई सारे उतार चढ़ाव यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जब डिज़रायली प्रधानमंत्री बना तो अफगानिस्तान में फिर से अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लिटन को भारत भेजा। अब जब लिटन आया उस समय वायसराय बन के, तो लगभग वही 1878-80 के दौरान, अभी मैंने आपको चर्चा भी किया हुआ था, ठीक है, इल्बर्ट बिल के रूप में। तो उस समय आया तो फिर से माहौल बनना शुरू हो गया। अफगानिस्तान में ब्रिटेन द्वारा यहाँ पे सैन्य आक्रमण किया गया लगभग 1878 के आसपास। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध में देखेंगे तो ब्रिटिश भारतीय सेना की जीत हुई, पर अपने लक्ष्य पूरा करने के बाद सैनिक फिर से ब्रिटिश भारत लौट आए। उसके बाद दिया है 1885 का इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट जो बिल विवाद है यहाँ पे 1883 का टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, 85 नहीं होगा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, तो भारत के इतिहास में एक प्रस्तावित इल्बर्ट बिल, जिसमें ब्रिटिश विषय से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने के लिए वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को अनुमति देने की यहाँ पे मांग की गई थी। और 25 जनवरी 1884 को भारतीय विधान परिषद द्वारा विधेयक को समझौता करके गंभीर रूप से कमजोर कर दिया गया था। उसके बाद है यहाँ पे 1785 का फॉक्स का इंडिया बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह का बिल की चर्चा आपको रेगुलर बुक में बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चार्ल्स जेम्स फॉक, पूरा नाम मैं बता देता हूँ यहाँ पे, चार्ल्स जेम्स फॉक्स। एक छोटा सा मैं आपको आगे घटना बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 1858 में हुआ क्या, तो जो भी COD था और BOD था, इसको ख़त्म कर दिया गया। भारत सचिव का पद यहाँ पे सृजित किया गया था। लेकिन उससे पहले ही देखेंगे यहाँ पे चार्ल्स जेम फ्रॉक्स के द्वारा 1783 में ही उन्होंने भारत पर अपना प्रसिद्ध विधेयक पेश किया। इस विधेयक में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को ख़त्म करने और उनकी शक्तियों को नामित 7 आयुक्तों को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था इसके द्वारा। हालांकि उन सदस्यों की मनोनीत कौन करेगा, कौन किसे चुनेगा, ये सारा विवाद बना रहा, जिसकी वजह से विधेयक पास नहीं हो पाया। पूछ दिया है एग्जाम में, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और 1858 का यहाँ पे लॉर्ड कर्जन वायसराय बना। 1898 नहीं होगा, 1899 में होगा। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उसकी नियुक्ति पर उसे डर्बी काउंटी में केरलसन के बैरन कर्जन के रूप में आयरलैंड के पीरेज में एक बैरन भी बनाया गया था। आयरलैंड में।